हेलो फ्रेंड्स। सो वी आर द ड्रीम अचीवर्स। और हमारी जो टीम है ये सबसे पहले आपके लिए जो बुक लेकर आई है वो है किरण कंपटीशन टाइम्स की भारतीय इतिहास, है ना। अभी क्या है कि ये जो भारतीय इतिहास है, ये वाली जो बुक है ये आप किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग के लिए, हिंदी के लिए स्पेशली हिंदी मीडियम में बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। आप जितने भी टॉपर्स हैं आप उनसे बात करेंगे तो यू विल गेट इट की किरण कंपटीशन टाइम्स जो है सबसे बेस्ट बुक है। और किसी ने कहा है ना, जो भी जितने भी टॉपर्स हैं आप उनसे बात सुनेंगे कि अपने रिसोर्सेज लिमिटेड रखिए बट उनको बार बार रिवाइज कीजिए, ठीक है। तो भारतीय इतिहास के लिए बेसिकली हम जो हैं पहले किरण कंपटीशन टाइम्स कराने वाले हैं। अब लास्ट ईयर का जो पेपर एनालिसिस है, ठीक है, उसमें आप फाइंड आउट करेंगे कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं ना, सपोज हिस्ट्री से 20 क्वेश्चंस आएंगे तो 12 क्वेश्चंस जो होंगे वो मॉडर्न हिस्ट्री से होंगे, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री में भी जो आपके राष्ट्रीय आंदोलन है उनसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए सबसे पहले हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। 19वीं शताब्दी की अंतिम चौथाई का काल भारत में राष्ट्रीयता के जन्म का काल माना जाता है। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार, प्रेस की भूमिका, मध्यम वर्ग का उदय तथा ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणाम ने भारत में राष्ट्रवादी आकांक्षा को जन्म दिया। राष्ट्रवादी चेतना के कारण ही 19वीं सदी के अंतिम चरण में भारत के महानगरों में अनेक राजनीतिक संगठनों का गठन हुआ। इसमें पाश्चात्य शिक्षा में शिक्षित लोग संगठित होकर राजनीतिक विकास के समान कार्यक्रमों पर विचार विमर्श करते थे। राष्ट्रवादी चेतना जैसी प्रवृत्ति का चरमोत्कर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में सामने आया, जिसने संगठित राष्ट्रवादी आंदोलन के औपचारिक आरंभ का श्री गणेश किया। प्रश्न यह उठता है कि वह कौन सी परिस्थितियां तथा कारण थे जिन्होंने भारत में राष्ट्रवाद को जन्म दिया। कारण क्या थे? अंग्रेजों ने भारतीय राष्ट्रवाद को अंग्रेजी शासन की देन बताया है। रैमजी मैकडॉनल्ड ने कहा है कि भारतीय जनता का राजनीतिक मनोवृत्ति वाला हिस्सा बौद्धिक दृष्टि से हमारी संतान है। उन्होंने उन विचारों को ग्रहण किया जिन्हें खुद हमने उनके सामने रखा। भारत का वर्तमान बौद्धिक और नैतिक हलचल हमारे कार्य की निंदा नहीं वरन प्रशंसा की बात है। भारतीय राष्ट्रीय जागरण की प्रक्रिया में कई कारण सहायक सिद्ध हुए, जिससे सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलनों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती जैसे सुधारवादियों ने भारतीयों के अंतर्मन को झकझोर दिया। भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों ने भारतीयों को उनके सुनहरे अतीत की याद दिलाकर उनमें आत्मबल व विश्वास तथा राष्ट्रवाद की भावना को जन्म दिया। दयानंद सरस्वती ने स्वदेशी राज्य को सर्वोत्तम बताया तथा भारत भारतीयों के लिए है का नारा दिया। साथ में वेद शास्त्र को सर्वोपरि और अकाट्य बताया। निश्चय ही इनसे राष्ट्रीयता को जगाने में सफलता मिली। पाश्चात्य शिक्षा की भूमिका ने भी भारत में राष्ट्रवाद को पनपने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा ने शिक्षित भारतीयों को एक तार्किक, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक तथा राष्ट्रवादी राजनीतिक दृष्टिकोण प्रदान किया है। भारतवासियों को मिल्टन, सीले, वायरन जैसे रचनाकारों की रचनाएं पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ, जिन्होंने एक स्वर में ब्रिटिश निरंकुशता के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। वोल्टेयर, रूसो, मेजिनी आदि के विचारों ने भारतीयों में राष्ट्रवादी तत्व को जन्म दिया। भारतीयों के राजनीतिक जीवन में जिन अखबारों या पत्रिकाओं ने गहरी छाप छोड़ी उनमें महत्वपूर्ण थे इंडियन मिरर, बम्बई समाचार, हिंदू पेट्रियार्ट, अमृत बाजार पत्रिका, दी हिंदू, दी बंगाली, बॉम्बे क्रॉनिकल, मराठा केसरी, इंदु प्रकाश आदि। संचार साधनों के विकास जैसे डाक और तार सेवाएं, रेल लाइनों का विकास की भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना को जगाने में योगदान दिया। वैसे सरकार द्वारा इन साधनों का विकास प्रशासनिक सुविधा और व्यापारिक लाभ के उद्देश्य से किया गया था, लेकिन इन सुविधाओं ने लोगों के आपसी मेलजोल में वृद्धि हुई और वे सरकार के विरुद्ध संगठित हुए। अंग्रेजों द्वारा भारत में अपनाई गई आर्थिक नीतियों के परिणाम स्वरूप भारत के संसाधनों का बड़े पैमाने पर दोहन हुआ। मुक्त व्यापार की अंग्रेजी नीति ने भारतीय हस्तशिल्प उद्योग को नष्ट कर दिया। कृषि के वाणिज्यीकरण तथा अंग्रेजी भूमि बंदोबस्त नीति ने को भुखमरी के कागार पर पहुंचा दिया। अंग्रेजों की आर्थिक शोषण की नीति का खाका सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने खींचा। उन्होंने भारत से हो रहे निरंतर धन के बहिर्गमन पर प्रकाश डालकर भारतीयों के अंदर विदेशी राज्य के प्रति नफरत पैदा की।
अंग्रेजों द्वारा उद्योग, सेना, सरकारी नौकरियां व आर्थिक क्षेत्रों में भारतीयों के प्रति अपनाई जाने वाली भेदभावपूर्ण नीति ने भी भारतीयों में राष्ट्रवाद को जन्म दिया। लिटन के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, आर्म एक्ट, ICS परीक्षा की आयु में कमी, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन 1877 आदि भारतीय राष्ट्रवाद को जन्म देने वाले तत्कालिक कारण थे। रिपन द्वारा 1883 में लाए गए एल्बर्ट बिल का उद्देश्य था अंग्रेजों और भारतीयों को कानून की नज़र में समान बनाना। इसने भारत में एक संगठित भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को जन्म दिया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को मुख्यतः रूप से 3 चरणों में विभक्त किया जा सकता है। ये चरण कौन कौन से हैं? प्रथम चरण है 1885 से 1905 तक, द्वितीय चरण है 1905 से 1919 तक, तृतीय चरण है 1919 से 1947 तक। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण की मुख्य घटना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना थी। अस्पष्ट लक्ष्यों के साथ स्थापित इस संस्था का प्रतिनिधित्व शिक्षित मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग कर रहा था, जो पश्चिम की उदारवादी और अतिवादी विचारधारा से प्रेरित था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के द्वितीय चरण में कांग्रेस परिपक्व होने के साथ अपने उद्देश्य और सीमाओं का विस्तार कर ली थी। अब यह संस्था सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास के लिए प्रयत्नशील थी। आंदोलन के इसी चरण में कांग्रेस में उग्रवादी गुट का सृजन हुआ। राष्ट्रीय आंदोलन का तृतीय एवं अंतिम चरण पूरी तरह गांधी जी के नेतृत्व में रहा। इस चरण में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य को प्राप्त करने के लक्ष्य पर कार्य किया। राष्ट्रीय आंदोलन के तृतीय चरण को गांधी युग के नाम से भी जाना जाता है। अब कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं और उनकी भूमिका, कि कांग्रेस से पहले कौन कौन सी राजनीतिक संस्थाएं थी और उनकी क्या भूमिका थी। कांग्रेस की स्थापना से पूर्व भारत में अनेक राष्ट्रीय संगठनों की स्थापना हुई, जिनका उद्देश्य अपने अपने निर्धारित क्षेत्र में भारतीय राजनीति को नई दिशा देना था। बंगाल में स्थापित इस तरह के संगठनों में 1836 ईस्वी में स्थापित बंग भाषा प्रकाशन सभा अग्रणी संस्था थी। इस संस्था ने सरकार की नीतियों की समीक्षा व सुधार कार्यों के लिए सरकार को प्रार्थना दिया। 1838 में कलकत्ता में स्थापित लैंड होल्डर सोसाइटी भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था थी, जो द्वारकानाथ टैगोर के प्रयासों से स्थापित हुई। संस्था का उद्देश्य जमींदारों के हितों की रक्षा करना था। संस्था के अन्य मुख्य नेता थे प्रसन्न कुमार ठाकुर, राजा राधाकांत देव आदि। 1843 ईस्वी में बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन की स्थापना हुई, जो कि कलकत्ता में हुई। इस संस्था की स्थापना द्वारकानाथ टैगोर की भूमिका अग्रणी थी। इस संस्था ने अंग्रेजी शासन के अंतर्गत भारतीय जनता की वास्तविक स्थिति को जानने का प्रयास किया। इस संस्था के सदस्य अंग्रेज भी थे। अंग्रेज जॉर्ज थॉम्पसन ने संस्था की एक बार अध्यक्ष 28 अक्टूबर 1851 ईस्वी को ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की कलकत्ता में स्थापना हुई। इस संस्था के संस्थापक सदस्यों में राजेंद्र लाल मित्र, राधाकांत देव, देवेंद्रनाथ टैगोर तथा हरीशचंद्र मुखर्जी आदि शामिल थे। यह संस्था भारतीयों के लिए राजनीतिक अधिकारों की मांग को लेकर स्थापित हुई थी। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने के आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में की। इंडियन एसोसिएशन तत्कालिक संस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण थी, जिसे कांग्रेस की पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। इस संस्था ने सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग को लेकर तथा एल्बर्ट बिल जैसे विवादों को लेकर आंदोलन चलाया। 1866 में दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना तत्कालीन भारतीय समस्याओं से ब्रिटिश जनमत को प्रभावित करने के लिए किया। 1884 में मद्रास में A.V. राघव चेरियार, जी सुब्रमण्यम अय्यर तथा P. आनंद चार्लू के प्रयासों से मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य था स्थानीय संगठनों व संस्थाओं के कार्यों का मूल्यांकन करना। 1877 में पूना में महादेव गोविंद रनाडे द्वारा पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई। इस संस्था ने जनता में राजनीतिक चेतना के संचार का कार्य किया। 1875 में बंगाल में शिशिर कुमार घोष ने इंडिया लीग की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना को जगाना तथा राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना। 1885 में फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी तथा K.T. तेलंग के प्रयासों से बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना हुई। 1883 में कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस नामक एक अन्य अखिल भारतीय संगठन का सम्मेलन आयोजित किया।
ये जो सारी संस्थाएं अभी हमने पढ़ी हैं ये कांग्रेस से पहले की, ठीक है। अब कांग्रेस का जन्म कब हुआ? कांग्रेस आई 1885 में। तो अब हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, कैसे हुई, किसने की, कब कब इनके अधिवेशन हुए, हम वो पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना संभवतः अंग्रेजी सरकार के आशीर्वाद से एक अवकाश प्राप्त अंग्रेजी अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा 1885 में की गई। ह्यूम इटावा उत्तर प्रदेश के कलेक्टर थे। ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी, जिसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष होने का गौरव व्योमेश चंद्र बैनर्जी को प्राप्त हुआ। कांग्रेस के प्रथम बम्बई अधिवेशन में कुल 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया था, जिसमें प्रमुख इस प्रकार थे: दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दीनशाह एदलजी वाचा, काशीनाथ तेलंग, बी राघवाचारी, एन.जी. चंद्रावकर, एस. सुब्रमण्यम। भारतीय राष्ट्रीय संघ, जिसका अधिवेशन पुणे में आयोजित होना था, लेकिन वहां पर अकाल पड़ जाने के कारण अधिवेशन बम्बई में आयोजित किया गया 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय संघ को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत माना जाता है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय संघ का ही नाम बदलकर बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। किसके सुझाव पर? दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, जिसमें कुल 343 प्रतिनिधि। तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ, जिसमें कुल 607। चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था, जिसमें कुल 1248 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। कांग्रेस की स्थापना से जुड़े कुछ विवाद। वर्षों के इतिहासकारों में इस बात को लेकर विवाद है कि कांग्रेस की स्थापना के पीछे वह दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति थी जिसने 1885 तक अंग्रेजों के विरुद्ध काफी प्रखर रूप धारण कर लिया था, या फिर यह अंग्रेजों की एक राजनीतिक चाल थी जिसे तत्कालिक वायसराय लॉर्ड डफरिन के परामर्श पर ह्यूम ने चरितार्थ किया था। डफरिन के निर्देश पर ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना इस उद्देश्य से की थी कि भारतीय जनता में पनपता बढ़ता असंतोष किसी भी रूप में उग्र रूप धारण न करे और असंतोष की इस वाष्प को बिना किसी खतरे के कांग्रेस रूपी सुरक्षा वाल्व से बाहर निकाला जा सके। अतः निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि कांग्रेस की स्थापना तत्कालिक अभिप्रेरणा और उद्देश्य संभवतः ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा करना तथा उस पर आए खतरे को टालना ही था। लाल लाजपत राय के अनुसार ह्यूम को इस बात का विश्वास हो चला था कि भारत में शीघ्र ही भयंकर विस्फोट की संभावना है, जिसमें ब्रिटेन का भारतीय साम्राज्य विनष्ट हो जाएगा। लाला लाजपत राय ने 1916 ईस्वी में यंग इंडिया में एक लेख लिखा, जिसमें उन्होंने कांग्रेस को लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज बताया। जहां अंग्रेजों ने कांग्रेस की स्थापना सेफ्टी वॉल्व के रूप में किया, वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों ने इसका प्रयोग तड़ित चालक के रूप में किया, जिसने आंदोलन पर गिरने वाली सरकारी दमन की बिजली को रोका जा सके। आर.पी. दत्त ने कांग्रेस की स्थापना को ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व निश्चित गुप्त योजना का परिणाम बताया। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का वर्ष 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। बम्बई में कांग्रेस का अधिवेशन होने से पूर्व यह अधिवेशन पुणे में प्रस्तावित था। दिसंबर 1885 में बम्बई में हुए प्रथम कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल 72 प्रतिनिधियों में प्राय सभी अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों में, विशेषकर वकील, व्यापारी तथा बंगाल के जमींदार आदि थे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गई। नंबर 1, केंद्र और प्रांतों में विधान परिषदों का विस्तार किया जाए। नंबर 2, उच्च सरकारी नौकरियों में भारतीयों को भी पूरा अवसर प्रदान किया जाए। नंबर 3, सैनिक खर्च में कटौती। नंबर 4, भारतीय प्रशासन की जांच हेतु रॉयल कमीशन की नियुक्ति आदि। 1888 तक कांग्रेस प्रथम अधिवेशन में पारित मांग पत्र को विनम्र निवेदन के साथ अपने हर अधिवेशन में दोहराती रही। इन दिनों कांग्रेस का सरकार के प्रति जो दृष्टिकोण था वह दादा भाई नौरोजी के शब्दों में से मूर्त होता है: हम ब्रिटिश प्रजा हैं, हम अपने हकों की मांग कर सकते हैं। अगर ब्रिटेन की सर्वश्रेष्ठ संस्थाओं से हमें वंचित रखा जाता है तो फिर भारत को अंग्रेजों के स्वामित्व में रहने का क्या लाभ? यह तो एक और एशियाई निरंकुश शासन मात्र होगा। लाला लाजपत राय ने ह्यूम के बारे में लिखा
कि ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे और उनका हृदय भारत की दुर्दशा पर रोता था। मई जून 1886 में डफरिन ने ह्यूम को धूर्त, पागल, बेईमान और न जाने क्या क्या कहा, क्योंकि ह्यूम भारत में होम रूल आंदोलन के प्रमुख प्रेरक बन गए थे। 1889 ईस्वी में बम्बई कांग्रेस अधिवेशन में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चार्ल्स ब्रेडला उपस्थित थे, जो भारतीय मामलों में गहरी रुचि लेते थे। इन्होंने विधान परिषद में सुधार को लेकर कांग्रेस के सदस्यों की मांगों के अनुसार ब्रिटिश संसद के लिए एक प्रारूप तैयार कर संसद में प्रस्तुत किया। चार्ल्स ब्रेडला को भारतीय मामलों में अधिक रुचि लेने के कारण ब्रिटिश संसद के लोग इन्हें भारत के लिए सदस्य के रूप में संबोधित करने लगे थे। सन 1885 से 1904-5 ईस्वी तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर उदारवादी कहे जाने वाले नेताओं का वर्चस्व था। इन्हें उदारवादी या नरमपंथी इसलिए कहा जाता था क्योंकि इनका लक्ष्य ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा व्यक्त करना और अपनी मांगों को प्रतिवेदनों, भाषणों और लेखों के माध्यम से सरकार के सम्मुख प्रस्तुत करना था। इन्हें ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता पर पूरा विश्वास। नरमपंथी या उदारवादी कहे जाने वाले नेताओं में प्रमुख थे दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, मदन मोहन मालवीय और दीन शाह वाचा आदि। कांग्रेस के उदारवादी नेता संवैधानिक तरीकों द्वारा भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी मांगों को प्रार्थना पत्रों, प्रतिवेदनों, स्मरण पत्रों, शिष्टमंडलों के द्वारा सरकार के सम्मुख प्रस्तुत करने का तरीका अपनाया। उदारवादी या नरमपंथी नेताओं ने अपनी मांगें मनवाने के उद्देश्य से ब्रिटेन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में 1887 ईस्वी में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। 1888 में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में लंदन में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। प्रारंभ में सरकार का कांग्रेस के प्रति दृष्टिकोण तटस्थता का था, जिसका एक उदाहरण है लॉर्ड डफरिन द्वारा कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1886 के बाद सदस्यों को उत्थान भोज भेज देना। उदारवादियों के आंशिक दबाव के परिणाम स्वरूप 1892 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम पास हुआ, जिसके द्वारा निर्वाचित स्थानीय निकायों को कुछ अधिकार प्रदान किए गए। वैसे ये सुधार अपर्याप्त एवं असंतोषजनक थे, फिर भी इसे उदारवादियों के राजनीतिक परिणाम का प्रयास माना गया। भारतीय आंदोलन के प्रथम चरण में कांग्रेस का स्वरूप धर्मनिरपेक्ष दल का रहा, क्योंकि प्रत्येक धर्म के अनुयायियों को कांग्रेस की अध्यक्षता करने का अवसर प्राप्त हुआ। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, जिन्होंने 1887 में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम अंग्रेज जॉर्ज चूले थे, जिन्होंने 1888 में की थी। नरमपंथी नेता दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। उदारवादी नेता रमेश चंद्र दत्त, जिन्होंने 1899 ईस्वी के लखनऊ में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की, को भारत के आर्थिक इतिहास पर प्रथम पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखने का श्रेय दिया जाता है। राष्ट्रवादियों की प्रारंभिक सफलता के रूप में 1886 में लोक सेवा आयोग की स्थापना तथा भारत और इंग्लैंड में एक साथ परीक्षा कराने की सहमति, भारतीय व्यय की समीक्षा हेतु वेल बोर्ड आयोग की स्थापना तथा 1892 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम का पारित होना आदि को देखा जाता है। आंदोलन के प्रथम चरण में राष्ट्रवादी नेता दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रस्तुत धन के निष्कासन का सिद्धांत, रानाडे द्वारा भारतीयों को आधुनिक औद्योगिक विकास के महत्व को समझाने तथा रमेश चंद्र दत्त द्वारा लिखी गई भारतीय आर्थिक इतिहास पर पहली पुस्तक के कारण आर्थिक राष्ट्रीयतावादी युग के नाम से भी जाना जाता है। अब हमने कांग्रेस की स्थापना और कांग्रेस से जुड़े कुछ विवाद हमने पढ़ लिए हैं ना। अभी हम कांग्रेस से जुड़े कुछ स्मरणीय तथ्य पढ़ेंगे। कांग्रेस, जो कि लोगों का समूह, शब्द की उत्पत्ति उत्तरी अमेरिका के इतिहास से हुई। भारतीय राष्ट्रीय संघ कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था की स्थापना का विचार सर्वप्रथम डफरिन के दिमाग में आया। भारतीय राष्ट्रीय संघ को संस्था का रूप एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने दिया। भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर रखा गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुई। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बैनर्जी थे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने हिस्सा नहीं लिया था। क्यों नहीं लिया था? क्योंकि उनकी जो संस्था थी वो एक साल बाद कांग्रेस यानी कि 1886 में आगे वो कांग्रेस में ही सम्मिलित हो गई थी। कांग्रेस के जनक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को माना जाता है, जो कांग्रेस के पहले सचिव थे।
कांग्रेस के बारे में विशेष टिप्पणी। कांग्रेस के बारे में डफरिन ने कहा कि वह जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है। वायसराय कर्जन ने कांग्रेस के बारे में कहा कि कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है। भारत में रहते हुए मेरी एक सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। कर्जन ने कांग्रेस को गंदी चीज और देशद्रोही संगठन कहा। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। तिलक ने कांग्रेस के बारे में कहा कि यदि हम वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टरटराएं तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। लाला लाजपत राय ने कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों के वार्षिक राष्ट्रीय मेले की संज्ञा दी थी। अश्विनी कुमार दत्त ने कांग्रेस के सम्मेलनों को 3 दिनों का तमाशा कहा। विपिन चंद्र पाल ने इसे याचना संस्था की संज्ञा दी। तिलक ने कांग्रेस को चापलूसों का सम्मेलन तथा अधिवेशन को छुट्टियों का मनोरंजन बतलाया। अब हम पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में हुए महत्वपूर्ण कांग्रेस के अधिवेशन कौन कौन से थे। 1885 में, जो कि पहला अधिवेशन था, बम्बई में हुआ, जो कि पूना में होना था, बट वहाँ पर फ्लैग फैल जाने के कारण बम्बई में हुआ। उसमें 72 सदस्य आए थे और व्योमेश चंद्र बैनर्जी, जो कि कोलकाता से थे, उन्होंने इसके पहले अध्यक्ष थे। 1886 में कलकत्ता में हुआ, 434 लोग आए। दादा भाई नौरोजी ने इसके अध्यक्ष थे। 1887 में मद्रास में 607 सदस्य आए और बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे कांग्रेस के, बदरुद्दीन तैयब जी ने इसके अध्यक्ष थे। 1888 इलाहाबाद, 1248 जॉर्ज यूल। अब हम आते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण 1905 से 1919 ईस्वी। राष्ट्रीय आंदोलन के इस चरण को नव राष्ट्रवाद या उग्रवाद के उदय का काल माना गया। इसी समय स्वदेशी आंदोलन तथा क्रांतिकारी आतंकवाद की शुरुआत हुई। कांग्रेस की प्रारंभिक उदारवादी नीतियों में इसे उग्रवादी कहे जाने वाले नेताओं का शीघ्र ही मोहभंग हो गया तथा उन्होंने कांग्रेस के उदारवादी नेताओं की अनुनय विनय की प्रवृत्ति को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संख्या दे डाली। कांग्रेस के उग्रवादी और अतिवादी कहे जाने वाले नेताओं में प्रमुख थे बाल गंगाधर तिलक, जो कि महाराष्ट्र से थे, अरविंद घोष और विपिन चंद्र पाल, जो कि बंगाल से थे, लाला लाजपत राय, जो कि पंजाब से थे। उग्रवादियों के राष्ट्रवाद को भारत की प्राचीन संस्कृति की गौरवमय नवचेतना के जागरण से प्रेरणा मिली है। उग्रवादी नेता अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक भिवानी मंदिर में लिखा कि हमारी भारत माता पृथ्वी का एक टुकड़ा नहीं है और न ही वह वाघ मूर्ति है, न ही कोई मन की कल्पना है। यह लाखों लोगों की सामूहिक चेतना से निर्मित वह महान शक्ति है जिससे राष्ट्र का निर्माण होता है। उग्रवाद के महान स्तंभ बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रवाद की पहचान हिंदुत्व की भावना से की है। उन्होंने लिखा है कि पंजाब, महाराष्ट्र, तेलंगाना और द्रविड़ के हिंदू एक हैं और इसका कारण केवल हिंदू धर्म है। भारत में उग्रवाद को जन्म देने वाले कारणों में प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। सरकार की जनता को भड़काने वाली नीतियाँ, जैसे व्यवसाय से उत्पाद शुल्क की वापसी, विश्वविद्यालय अधिनियम, बंगाल विभाजन आदि। अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, जैसे मिस्र, फारस और टर्की की जनता को अपने स्वतंत्रता संगठन में मिली सफलता, अफ्रीकी अबिसिनियाई देश द्वारा 1896 में इटली को पराजित कर दिया, 1905 में जापान द्वारा रूस को पराजित करना आदि ने कांग्रेस के एक गुट को देश की स्वतंत्रता के लिए उग्रवादी नीति अपनाने पर प्रेरित किया। लॉर्ड कर्जन की नीतियां उग्रवाद को जन्म देने में अग्रणी थी। कर्जन ने कांग्रेस को गंदी चीज और देशद्रोही संगठन की संज्ञा दी। भारतीय समाचार पत्रों ने भी उग्रवाद को पनपने में योगदान दिया। बंगवासी, जो कि कलकत्ता, केसरी, जो कि पुणे में था, और काल जैसे समाचार पत्रों ने कांग्रेस की उदयवादी राजनीति की बड़ी आलोचना की। राष्ट्रीय आंदोलन के इस चरण में कुछ सुधारवादी नेता और विचारकों ने, जैसे विवेकानंद, तिलक, अरविंद घोष आदि ने भी उग्रवाद में के मार्ग को प्रशस्त किया। विवेकानंद जैसे प्रथम भारतीय बन गए जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से कहा कि कमजोरी पाप है, कमजोरी मृत्यु है, हे भगवान हमारा राष्ट्र कब स्वतंत्र होगा। भारत में उग्रवाद की मशाल जलाने का श्रेय तिलक को दिया जाता है। इन्होंने राष्ट्रीय चेतना को जगाने के उद्देश्य से धार्मिक रूढ़िवाद का सहारा लिया। तिलक ने 1894 में
गणपति महोत्सव और 1896 में शिवाजी महोत्सव की शुरुआत करवाई। स्वराज और स्वदेशी और बहिष्कार का नारा प्रथम तिलक ने ही दिया। उनके अनुसार हमारा राष्ट्र एक वृक्ष की तरह है जिसका मूल तना है। त्वना स्वराज और स्वदेशी और बहिष्कार आदि उनकी शाखाएं हैं। बंगाल विभाजन के विरुद्ध स्वदेशी आंदोलन शुरू होने से पूर्व ही बंगाल में अश्विनी कुमार दत्त और रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्वदेशी का बीज बो दिया गया। लाल बाल पाल उग्रवाद के 3 प्रमुख स्तंभ थे। तिलक ने केसरी, विपिन चंद्र पाल ने न्यू इंडिया तथा लाला लाजपत राय ने पंजाबी नामक पत्र के माध्यम से ब्रिटिश सरकार पर करारा प्रहार किया। हिंदू धर्म के पुनरुत्थान ने भी उग्रवाद के उदय में अहम भूमिका निभाई। राजनीतिक नेताओं ने पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति से श्रेष्ठ अपनी सभ्यता और संस्कृति को माना। अरविंद घोष ने कहा कि स्वतंत्रता हमारे जीवन का उद्देश्य है और हिंदू धर्म ही हमारे इन उद्देश्यों की पूर्ति करेगा। एनी बेसेंट के अनुसार सारी हिंदू प्रणाली पश्चिमी सभ्यता से बढ़कर है। उग्रवादी और राष्ट्रवादी नेताओं का मानना था कि हाथ पांव जोड़कर अंग्रेजों से प्रार्थनाएं करने तथा स्वतंत्रता की भीख मांगने से कभी स्वतंत्रता नहीं मिल सकती और उनके लिए स्वावलंबन, संगठन और संघर्ष की आवश्यकता होती है। उग्रवाद ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति तो क्रांतिकारी भावना का घोतक राष्ट्रीयता था ही, वह भारतीय राष्ट्रीयता की उदारवादी प्रवृत्ति और सुधारवादी नेताओं के विरुद्ध भी विद्रोह का संगठन था। 1904, 1905 और 1906 के अपने अधिवेशनों में कांग्रेस ने संवैधानिक सुधारों की आवश्यकता पर जोर दिया तथा स्वराज्य के अपने उद्देश्यों की घोषणा की। स्वराज्य का उस समय अर्थ ऐसी शासन व्यवस्था से था जैसी कि स्वशासित उपनिवेशों में थी। अभी यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। अब हम कल शुरू करेंगे क्रांतिकारी आतंकवाद का प्रथम चरण। थैंक यू।